हिंदुस्तान लाइव पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले की पूरी आपबीती बताई और सदन के सामने अपने उस बात को बयान किया जो कुछ कल देश और दुनिया के सामने तस्वीरें गईं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में सरकार ये दावा कर रही है, योगी की हुकूमत जहां एक तरफ ये कह रही है कि अपराधियों के ऊपर इतना नकेल कस लिया गया है पिछले 5 साल में कि कहीं भी ना अपराध ना अपराधी उत्तर प्रदेश से गायब हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हमले ने जाहिर कर दिया है कि जो कुछ सरकार के कहने और करने का फ़र्क है वो साफ नज़र आ रहा है। अब अपराधी कितने बेखौफ हैं कि एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट पर सांसद के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लेकिन गनीमत जानिए कि जान बच गई थी। आज उस पूरे मामले को सदन के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने रखा और बाकायदा जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका शुक्रिया भी अदा किया कि आपने फ़ोन करके हाल चाल जाने थे। अलावा इसके क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा उठा और हाई प्रोफाइल केस है, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि कानून से जुड़ा है, ख़ुद बैरिस्टर हैं और जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, लिहाजा सरकार ने ये फैसला किया और आज एक बैठक में समीक्षा की गई और उसके बाद Z+ सिक्योरिटी का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज शाम को जब संसद में अपना वक्तव्य पेश किया और अपने हालात से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को आगाह कराया, तो साफ तौर पर कहा कि मुझे Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं बल्कि A कैटेगरी का शहरी बना दो। उन्होंने जिस तरह से आज अपना बयान दिया है उसको लेकर के कई सवाल खड़े इस बात पे भी हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और देश में अपराधियों के जिस तरह से हौसले बुलंद हैं उसको लेकर के कोई ना कोई ठोस कदम सरकार ज़रूर उठाए। ये केंद्र सरकार से भी अपील की है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा है, एक बार वो भी ज़रूर सुनिए। आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इक़्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना
कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया। सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी साफ कह रहे हैं कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आज़ाद घूमने वाला इंसान हूं और मुझे आज़ादी पसंद है। लेकिन साथ ही साथ ये सरकार का भी दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसे शख्स को जो अब पब्लिक फिगर है, उसकी जान को, उसके माल को, उसको किस तरह से हिफाजत देनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, ये सरकार को भी देखना होगा। दूसरी तरफ आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि दोनों ही अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सचिन, जिसको उसी वक्त पकड़ लिया गया था, जो रेड हुडी वाला था, जिसने कि आकर पहले गोली चलाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने उसको हिट भी किया था। उसके पास से कंट्री मेड पिस्टल कल ही बरामद कर ली गई थी। और सचिन एक लॉ स्टूडेंट है जो कि नोएडा का रहने वाला है। और दूसरी तरफ शुभम, जो कि सहारनपुर का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हिंदुस्तान लाइव की बात हुई तो उन्होंने आज शाम को बताया था कि दोनों अपराधियों को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने
रिमांड पर ले लिया है। कल से लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना था कि सदन में असदुद्दीन ने ये बयान दिया कि जब धर्म संसद बुलाई गई और वहाँ पर मुझे न जाने क्या क्या कहा गया, बहुत सारी बातें सदन के सामने रखी और धर्म संसद पर भी सवाल उठाया। बहुत सारे बयानात उन अधर्मियों ने जारी किए थे कि जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को मारने और गर्दन काटने तक की बात कही थी। आज एमआईएम चीफ से मोहब्बत करने वाले और एमआईएम से जुड़े हुए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इनके कारकुनान हैं, वो साफ तौर पर और ख़ुद चीफ एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज हो सकता है, जिसको पुलिस को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हर हाल में जनता के सामने लाए और निष्पक्ष जांच करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है, ताकि खुले तौर पर मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके और ये मालूम हो कि इन दो बदमाशों के पीछे और कितने दिमाग, कितने हाथ हैं या कौन ऐसा शख्स है कि जो इस तरह के काम करा रहा है। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी जो शुरुआती पूछताछ हुई है, दोनों ही अपराधियों ने ये बात कही है, सचिन और शुभम ने, कि हम दोनों जो स्पीचेस दी गई हैं, एंटी हिंदू स्पीचेस दी गई हैं, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़रिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए, उसको लेकर के हम नाराज़ थे। लेकिन क्या सिर्फ उन स्पीचेस और असदुद्दीन ओवैसी के उन भाषणों का ही ये असर है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो कि शुभम और सचिन ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और ऐसा कदम उठाया? ज़रूर इसकी निष्पक्षता से इंडिपेंडेंटली जांच होनी चाहिए, चाहे सांसद हों, विधायक हों, पार्षद हों या देश का कोई एक आम शहरी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुले तौर पर सरकारों की, हुकूमतों की है, वो भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं? बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982।